चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फटाफट से रजिस्टर निकालें। मनवी रजिस्टर निकालो ना। आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए गुडविल चैप्टर नंबर 2। प्लीज अभी रुक जाइए, डिस्टर्ब मत करिए, लिखने पे ध्यान दीजिए। गुडविल लिखना शुरू करिए आप। प्लीज डिस्टर्ब मत करिए बीच में।
कम चांसेस हैं, सब आ सकता है। आइए स्टार्ट करें। हो गया कॉपी? चलिए, अक्षत हो गया। आइए इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं। वैसे तो ये छोटा सा चैप्टर है, बट अगेन इस पे भी कुछ लेक्चर्स लगाएंगे ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। बच्चों, आपने देखा होगा कि कई सारी बिजनेसेस होते हैं जिसको टेक ओवर किया जाता है। कोई भी एक बिजनेस है, इसको एक दूसरी एंटिटी टेक ओवर करती है। कोई भी ऐसा एग्जांपल बताएं आपके आसपास जो समझ में आता हो। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया हो। जोमैटो ने ग्रोफर्स को, अच्छा, इसको टेक ओवर कर लिया, बट वो अलग से एंटिटी ऑपरेट कर रही है। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। अच्छा अच्छा, वैसे चल रही है। तो अब मुझे ये बात बताएं, इसका वैल्यूएशन वगैरह का आइडिया है कितने में टेक ओवर किया?
नहीं जैसे अच्छा चलो इसका ऐसे पुट करें तो ये एग्जांपल्स थोड़े बहुत आपको पता होंगे। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को किया था टेक ओवर, ठीक है ना, फेसबुक ने व्हाट्सएप को टेक ओवर किया था। जबकि आप देखेंगे व्हाट्सएप अपने आप में सिर्फ एक ऐप है और इस कंपनी के अंदर देखेंगे इतने ज़्यादा लोग नहीं है काम करने वाले, ना इस कंपनी के इतने एसेट्स हैं। जितना इसका वैल्यूएशन मुझे याद है तो शायद $20 बिलियन ऐसा कुछ वैल्यूएशन में गया था। ट्विटर वाला भी कह सकते हैं, अगेन उसकी वैल्यूएशंस मुझे ध्यान नहीं। उसके अलावा बहुत टाइम पहले गूगल ने यूट्यूब को टेक ओवर किया था। उस टाइम पे वीडियोस को बनाना और अपलोड करना इतना ज़्यादा ट्रेंड में नहीं था, बहुत ही कम वैल्यूएशन में गया था। आज जितना वैल्यूएशन पे उन्होंने टेक ओवर किया था उससे ज़्यादा तो रेवेन्यू जनरेट करता है यूट्यूब। और एग्जांपल्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों को। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने हैमलेस को टेक ओवर किया। अगर आपको आइडिया हो, हैमलेस के टॉयज़ जो हैं ये यूके बेस्ड कंपनी है। तो इसके अंदर क्या था कि पहले टॉयज़ ये दिखते नहीं थे, बट आज के टाइम पे जब उन्होंने टेक ओवर किया तो हर जगह पे हैमलेस के टॉयज़ दिख जाएंगे और इन्होंने कंपैरेटिवली सस्ता किया इसको। अब धीरे धीरे प्राइसेस वापस बढ़ा रहे हैं, जो भी इनकी स्ट्रैटेजी हो, बट इन्होंने कंपैरेटिवली सस्ता किया। टाटा ने जैगुआर का एग्जाम्पल एंड सो ऑन। अब मुझे बात बताएं अल्टीमेटली ये सब कंपनीज को आप देखेंगे जिनको टेक ओवर किया, मतलब इन्होंने इनको सिंपल भाषा में कुछ पेमेंट किया होगा। वो पेमेंट मॉनेटरी टर्म्स में कह लीजिए, मनी टर्म्स में कह लीजिए, या इसके बदले में कोई सिक्योरिटीज भी देते हैं। सिक्योरिटीज मतलब जो ये कंपनी होती है, जैसे इसको पेरेंट कंपनी बोल लीजिए, इसका शेयर्स वगैरह भी इशू कर देते हैं। इसकी ओनरशिप थोड़ी सी दे देते हैं, जैसे 2-3% ओनरशिप दे दिया प्लस पैसा दे दिया, क्योंकि 40 बिलियन या 20 बिलियन का तो मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही वैल्यू में गया था। इतना पैसा किसी के पास में नहीं होता लिक्विड फॉर्म में, होगा भी तो एक ही कंपनी पे उड़ा देंगे, एक ही ऐप पे उड़ा देंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए सिक्योरिटीज़ वगैरह भी इशू करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये इसको वैल्यू देते हैं तो क्या ये उसके एसेट्स का मतलब जो फिजिकल एसेट्स होती हैं, क्या उसी का वैल्यू पे करते हैं? रेवेन्यू, क्या बोला आपने, ठीक टर्म बोल रहे, रेवेन्यू के मल्टीपल्स पे करते हैं। और भी तरीके होते हैं वैल्यूएशन करने के, जैसे आपने अगर रिसेंटली शार्क टैंक वगैरह देखा हो तो उसके अंदर यही चीज़ करते हैं कि आपका सेल्स इतना है या आपका एक्स उनको चीज़ लग रही होती है वो इतनी है, इसके मल्टीपल्स में आपको वैल्यू करके पे करते हैं। अब मुझे बात बताओ, फिजिकल एसेट्स फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की बात करें, क्या क्या होगा, सर्वर वगैरह होगा, एकदम एक्सट्रीम एंड पे ले जाएंगे तो भी कुछ $1 मिलियन के अंदर ही उसके अंदर एसेट्स का वैल्यू आएगा। फिर भी ये रेवेन्यू के मल्टीपल्स, व्हाट्सएप का तो तब रेवेन्यू भी नहीं था, अभी भी नहीं है। आप सोचिए व्हाट्सएप क्या रेवेन्यू जनरेट करता है? आपने कभी व्हाट्सएप वालों को पैसा दिया है? कुछ कभी नहीं दिया, तो रेवेन्यू नहीं है उनके पास। या एड्स वगैरह तो अब थोड़े टाइम से आनी शुरू हुई हैं, कुछ छोटी मोटी एड्स हो गई, या आपको अब क्या होता है कि व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर अगर आपको अपना कैटलॉग वगैरह बूस्ट करना है तो उसका पेमेंट होता है, अब जाके आना शुरू हुआ है। बट जब ये एक्वायर किया था तब कुछ था नहीं। यूट्यूब उस टाइम पे तो बहुत ही इमेच्योर था। बट ये एक ये भी रीज़न होता है कि रेवेन्यू के मल्टीपल्स के अंदर पे किया जाता है, मतलब इन बिजनेसेस को एक्सपेक्टेड होता है कि ये जो बिजनेस खरीदने जा रहे हैं इसके कस्टमर रिपीट पे आएंगे वापस। आप समझ पा रहे हैं? इसके कस्टमर क्या आएंगे? रिपीट पे आएंगे वापस। जो कस्टमर, जैसे व्हाट्सएप के अलावा क्या और भी ऐसी ऐप्स हैं जहाँ पे हम मैसेजिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। पहले जैसे वाइबर होता था, एक वाइबर, इन्होंने कॉलिंग का सिस्टम स्टार्ट किया था। अगर आपको आइडिया ना हो तो ये जो कॉलिंग का सिस्टम है ना, व्हाट्सएप कॉलिंग का, वाइबर कंपनी ने स्टार्ट किया था। एक और आता था जो चाइना में ज़्यादा यूज़ होता है, वीचैट। ये चाइना में ज़्यादा यूज़ होता है वीचैट अभी भी हो। एक और इसके अलावा था हाइक मैसेंजर। तो इतने सारे मैसेंजर्स होने के बावजूद व्हाट्सएप के ऊपर क्यों? क्योंकि इसके कस्टमर्स रिपीट पे आ रहे होते हैं। आप समझ पा रहे हो? जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हैमलेस को एक्वायर किया, अगेन कोई ना कोई नाम है इसका, इसी वजह से एक्वायर किया। आप समझ पा रहे हैं ये चीज़? तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स रिपीट पे आएंगे,
ये भी बहुत की सेलिंग फैक्टर होता है जब आप अपना बिजनेस का वैल्यूएशन निकलवाने जाते हो। आप समझ पा रहे हैं? कंपटीशन में बहुत लोग होते हैं, बट आपके कंपटीशन में अलग से क्या है कि आपके कस्टमर रिपीट पे आएंगे। रेवेन्यू का जो मल्टीपल्स बोल रहे हैं वो तभी होगा ना जब आपके कस्टमर रिपीट कस्टमर आ रहे होंगे। जैसे अगर अगेन शार्क टैंक से मैं पिक करूं तो वो ये भी पूछते हैं कि आप कस्टमर को लाने पे कितना खर्चा करते हो और दूसरा उसको रिटेन करने पे कितना खर्चा करते हो। रिटेन मतलब आपके रिपीट का ऑर्डर्स कितने आते हैं। आप समझ पा रहे हैं ये चीज? तो यहाँ पे क्या बात चलती है कि भाई गुडविल का मतलब ही क्या हो गया कि आपके बिजनेस में कस्टमर्स भविष्य में कितने आते रहेंगे। एक छोटा सा व्हाट्सएप का ऐप सोचो, 20 बिलियन तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से करेक्ट इसका वैल्यूएशन 40 में था, बट इतना वैल्यू क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि कस्टमर रिपीट पे आ रहा है। आप समझ पा रहे हो? इस वजह से इन चीज़ों का वैल्यू है। और ये वैल्यू सिर्फ फिजिकल एसेट का नहीं, कुछ इनटेंजिबल एसेट्स का होता है, जिसमें से एक क्या हो जाती है आपकी गुडविल। गुडविल का सबसे सिंपल भाषा में मतलब ही क्या है? गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर्स विल रिपीट एट द सेम प्लेस, यानी कि भविष्य में वो कस्टमर वहीं पे आएंगे। जैसे आपने कभी देखा हो, जब एक दुकान बहुत पुरानी जगह पे वहीं पे कई सालों से होती है, एक दुकान जब कई सालों से वहीं पे होती है ना, तो आपको एक छाप दिमाग में पड़ जाती है कि यार यहाँ पे ना वो दुकान है। आप कई सालों बाद जाते हैं, वहाँ पे दिखता है यार या तो वो कंटिन्यू हो रहा होता है या फिर वहाँ पे बंद हो जाता है, तो आपको लगता है यहाँ पे ना वो दुकान थी, ऐसे करके। जैसे पुरानी दिल्ली में आप चले जाएंगे, पुरानी दिल्ली में ना एक यहाँ पे जो पहाड़गंज है, पहाड़गंज में एक बहुत फेमस छोले भटूरे वाला है, सीताराम, है ना। तो इसके छोले भटूरे बहुत फेमस है। अगेन इसके अगर एसेट्स देखेंगे, छोटी सी दुकान है, बट नाम हम सबको भी पता है, जबकि हम कितना दूर रहते हैं वहाँ से। आप समझ पा रहे हैं? तो अगर वो उसको कोई टेक ओवर करे, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग के लिए, मान लो कोई बंदा आता है या कोई एंटिटी होती है, या हल्दीराम्स ही हो गया, वो कहता है कि मेरे को देखो टेक ओवर करना है, उसकी दुकान कितने की होगी? हद से हद मान लो 20 करोड़ की भी, 20 करोड़ की उसकी इक्विपमेंट। आपको क्या लगता है क्या इक्विपमेंट होगा उसके पास? एक पैकिंग का मशीन होता है, छोले भटूरे निकालने का, यही कढ़ाई वढ़ाई, इसका क्या मतलब कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो कढ़ाई वढ़ाई वो तो कोई और भी खरीद ले, बट फिर भी ये ब्रांड करोड़ एंड करोड़ रुपीस का बिकेगा। रीजन, कस्टमर वहां पे आते रहेंगे। मतलब आप में से कोई अगर फिजिकली वहां पे गया हो तो सुबह सुबह 8 बजे से लाइन लग जाती है, चाहे मंडे हो चाहे कोई भी दिन हो। संडे को तो पागल ही हो रखे होते लोग। तो इसे बोलते हैं गुडविल की कस्टमर रिपीट होके वहां पे आएंगे। ये चीज भी सेल होती है। आप समझ पा रहे हैं? और भी चीजें होती है जिसका नाम बिक जाता है, कुछ ट्रेडमार्क्स भी बिकते हैं, बट अगेन यहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं? गुडविल के ऊपर। ये समझ में आती है बात? अब गुडविल आपको एक याद रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि इंटेंजिबल्स के साथ डील करता है, इंटेंजिबल्स यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स के साथ ये कुछ बातें बताता है। खास तौर से ये 2 बातें जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। AS 26 आपको याद रखना है। AS 26 पे आने से पहले इसके की फीचर्स क्या होते हैं? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। 2 तरीके के, टेंजिबल फिजिकली टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते बट वो होता है, ठीक है ना। आप इंटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते, गुडविल किसी का नाम, रेपुटेशन, भाई वहाँ पे सीताराम पे चले जाएंगे, 3rd जनरेशन वहाँ पे ना प्रॉपरली। आप कभी इनकी शॉप में गए कोई आप में से? नहीं, इनका अगर आप देखेंगे ना, इनके वहाँ पे पूरा स्टोरी लिखा हुआ है। वहाँ पे स्टोरी यही समझाता है कि कहता है कि उन्होंने रिक्शे से स्टार्ट किया, 3rd जनरेशन चल रहा है, और इनका इतना ज़्यादा है कि बहुत मतलब वहाँ पे लिटरली इनके टाइम नहीं होता है। समझ रहे हैं ये चीज़? तो इंटेंजिबल एसेट, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट आपने एक टर्म पढ़ा होगा, ये कहाँ पे? 11th के अंदर, जिसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस भी बोलते थे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता था? जिसको आप बहुत मोटा खर्चा करते हैं। एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। आप एडवर्टाइजमेंट का बहुत मेजर खर्चा करते थे, उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते थे। कुछ याद आ रहा है? इतना याद आता है? जैसे बैलेंस शीट के अंदर इस साइड पे लिखते थे हम। एक और एग्जाम्पल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते थे। नहीं, पेटेंट नहीं। तो यहाँ पे क्या होता था कि फिक्टिशियस, ये गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ वैल्यूअर। अब ये क्या बात कर दी, ये समझिए। अब मान लो सामने एक बंदा आ गया, वो सीताराम, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा, फेसबुक की बात करें, वो व्हाट्सएप को खरीदने जा रहा है।
इतना मेजर वैल्यूएशन उन्होंने क्यों दिया? उनको कुछ दिख रहा होगा उसके अंदर। आप समझ पा रहे हैं? जैसे अगेन शार्क टैंक का एग्जांपल, भाई सामने वाला वो कुछ डिमांड कर रहे होते कि हमारा इतना वैल्यू है बिजनेस का और हम इतना बेचना चाह रहे हैं, तो सामने वाले वैल्यूएशन बढ़ा भी देते हैं, बहुत रेयर चांस में होते बढ़ा भी देते हैं या घटा भी देते हैं। समझ पा रहे हो? आपको अगर वैल्यू फॉर मनी लग रहा है तो आप उसके अंदर पैसा लगाओ, वरना ना लगाओ। तो गुडविल भी सब्जेक्टिव होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो इसके 10 करोड़ लूंगा ही लूंगा। जैसे हल्दीराम आज के टाइम पे बहुत बड़ा ब्रांड है, वहाँ पे कस्टमर जाएंगे जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। आप समझ पा रहे हैं चीज़? तो वो अपनी वैल्यू जो जब चार्ज करेगा, किसी को बेचना चाहे तो करोड़ एंड करोड़ रुपीज़ में चार्ज करेगा। आप समझ पा रहे हो? तो ये सब्जेक्टिव जजमेंट बेस्ड होता है। शार्क टैंक का दिमाग में एग्जांपल रखिए, वो क्या कर रहे होते हैं, सब्जेक्टिव होता है। ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सामने वाला बंदा कितनी वैल्यू निकाले। हर एक बंदा सेम वैल्यू नहीं निकालता, ऐसा जरूरी नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा प्रोफेशन है। वैल्यू है ना, वैल्यूएशन का भी एक प्रोफेशन होता है कि वो बंदा चेक करता है। जैसे आपने अगेन उसके अंदर देखा हो तो वो एक रफ एस्टिमेट निकालते हैं कि जितना सेल्स है उसका 10 टाइम्स मैक्सिमम इतना वैल्यू होगा। उनके पास कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं। आप समझ पा रहे हैं? मतलब कहने का मतलब उसके अंदर क्या किया जाता है ये भी कहानी समझे, थोड़ा बहुत ये भी सोचा जाता है कि भाई आज फॉर एग्जांपल एक ये टाइमलाइन चल रही है, ठीक है ना, एक ये टाइमलाइन चल रही है। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, आज हम कोई बिजनेस का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। अब बिजनेस को भी साइड करिए, हम गुडविल का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। गुडविल का मतलब जो कस्टमर आज इस दुकान पे आ रहे हैं वो भविष्य में भी आते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लीजिए ये है मनवीर जिम, ठीक है ना। अब लोगों को ये जिम में जाके इतना अच्छा लगता है, कहते हैं कि भाई इस जिम में तो बड़ी अच्छी फैसिलिटीज है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ये वो। अब कोई बड़ी चेन कहती है कि हमें इसको एक्वायर करना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों कोई भी गोल्ड जिम कहता है कि हमें इसको एक्वायर करना है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। वो कहेंगे भाई इसको एक्वायर करो, ये इस जगह पे जहाँ पे ये लोकेटेड है यहाँ पे हमारा कोई जिम नहीं है, बड़ा अच्छा कस्टमर बेस बैठ सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस। लोकेशन भी गुडविल डिपेंड करती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि भाई आपका अगर सही लोकेशन पे जगह हो तो आप देखिएगा बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रो हो सकता है। मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हमारे प्रोफेशन में बात करें टीचिंग क्वालिटी पे, खाने पीने के अंदर बात करें उसकी क्वालिटी पे एंड सो ऑन। समझ पा रहे हैं ये चीज़? तो एक फॉर एग्जांपल जैसे सीताराम पे आप कभी भी चले जाएं, वहाँ का कोई स्टाफ आपसे बदतमीजी से नहीं बात करता, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। बड़े ढंग से बात करते हैं। उसका जो मालिक है वो काउंटर पे खड़ा होता है, कई बार तो खुद बिल काट रहा होता है, मतलब इतना पैसा कमाने के बाद भी वहाँ पे प्रॉपर तमीज से। तो इस पे आते हैं, गोल्ड जिम कहता है कि हमें मनवीर का जिम खरीदना है, तो इसकी गुडविल वैल्यू करना चाह रहे हैं कि भाई मार्केट में इसकी रेपुटेशन है भी है कि मतलब कैसा है ये, ऐसा तो नहीं कि बातें ज़्यादा मारता ही बच्चा। तो ये देखना चाहते हैं कि भविष्य में फ्यूचर, ये फ्यूचर हो गया बच्चों और ये पास्ट हो गया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड जिम वाले कहते हैं मनवीर अपनी किताबें लेकर आओ, हम ये देखना चाहते हैं पिछले सालों के अंदर आपने कितना प्रॉफिट कमाया। आप समझ पा रहे हैं? अंदाजा, मतलब एक तरीका बता रहा हूं मैं वैल्यूएशन का, और भी तरीके होते हैं बट यहाँ पे जो हम सीखेंगे वो चीज़ बता रहे हैं। ये कहते हैं मनवीर अपनी किताबें लेकर आओ, पुराने सालों में ऑन एन एवरेज आपने कितना प्रॉफिट कमाया, हम ये जानना चाहते हैं। मतलब एक साल में 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, कभी 15 लाख का, कभी 10 लाख का, तो ऑन एन एवरेज बच्चों एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया? 10 लाख का, है ना, 10 लाख का। तो और ये गोल्ड जिम वाले हिसाब लगाते हैं कि भाई इसके जो कस्टमर है ना वो इतने लॉयल हैं या रिपीट कस्टमर इतने होंगे कि अगले 2 साल या 3 साल या 4 साल या 5 साल तक वापस आते रहेंगे। मेंबरशिप ले ली हो या कोई भी और रीज़न हो सकता है कि भाई उनको ये जगह, मतलब कई बार होता है ना कि आप ये मान लो कि लोकेलिटी है उसके अंदर ही जिम कर दिया है तो कोई बंदा बाहर जाएगा ही नहीं ना, कन्वीनियंस के हो जाते। कई मार्केट्स इसकी वजह से सक्सेसफुल हो जाती है। जैसे आप में से जो लोग 78, 75, 76 की साइड से आते हैं, वहाँ पे खाने पीने की मार्केट है। आप खाने पीने के अलावा दूर जाने का बहुत रेयरली सोचते होंगे, वहाँ पे मिल जाता है। एक ये नहीं सोसाइटी का पसंद है, दूसरी सोसाइटी में कूद मार लो, तीसरी में मार लो, आसपास ही मिल जाते हैं ना सब। आप समझ पा रहे हैं चीज़? तो वो कितने सालों तक कंटिन्यूड रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करके आपका गुडविल का एक रफ एस्टिमेट मिल जाता है।
आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे गुडविल के चैप्टर में हम इसी के रिगार्डिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक्स निकालें बच्चों, बुक्स निकालिए। बेसिकली आपको यहाँ पे वैल्यूएशन सिखाया जाएगा। क्यों सिखाया जाएगा उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। पहले बुक्स निकालें। हाँ पार्टनर पे लेकर आते हैं। पार्टनरशिप भी तो बिजनेस ही है, चाहे कंपनी के फॉर्मेट में हो, प्रोपराइटर में हो, पार्टनरशिप में हो, है तो बिजनेस का ही वैल्यू ना। बताते हैं। अब ये देखिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल, मार्क करते जाइएगा, एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज टू एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ विच द एंटरप्राइज अर्न्स हायर प्रॉफिट देन नॉर्मल। भाई कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो रही है क्योंकि आपकी मार्केट में रेपुटेशन है, इमेज कह लीजिए, आप कहते हैं ना कि हमारा मार्केट के अंदर एक नाम है, वो चीज़। अब छोले भटूरे वाले का एग्जांपल दिया, वो रखिए दिमाग में। भाई क्या सीताराम ही छोले भटूरे वाला है? नहीं, वहाँ पे आसपास मार्केट में जाएंगे ना, उसके आसपास बहुत सारे कॉम्पिटिटर खुल के बंद हो गए, चल ही नहीं पाए, वो चले जा रहा है। आप कभी कभार देखते हैं ना कि एक दुकान मार्केट के अंदर, यार यहाँ पे तो कस्टमरों की लाइन लगी हुई है, बाकी सारे खाली बैठे हैं, तो वो क्यों? ड्यू टू गुडविल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अगेन ये रीडिंग के लिए हैं, इंटेंजिबल होते हैं, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस, ये रीड करने वाले हैं, ठीक है ना। मेन मैंने पॉइंट्स लिखवा दिए, जैसे गुडविल इज सब्जेक्टिव एंड सो ऑन। इसके लिए याद रखना बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 याद रखना है। पढ़ा नहीं जा रहा है, आप बुक में देख लीजिए, बुक में मार्क कर लीजिए। एक मिनट रुको, ये वाला ठीक है ना? ब्राइटनेस बढ़ा दूं? एक मिनट रुकिए, मैं बढ़ा देता हूँ। अब ठीक है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है बच्चों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गवर्न करेगा इंटेंजिबल्स, ये आपको याद होना चाहिए। अगेन 1 मार्कर के हिसाब से भी आ सकता है। तो इंटेंजिबल्स क्या होते हैं? जिसको इंटेंजिबल एसेट्स आर एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। अगेन ये क्लास 11th का बेसिक हो गया। अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 याद रखना है आपको। सो ऑन। नीड फॉर वैल्यूएशन। अब बच्चों आप गुडविल को वैल्यू क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने लिखवाया नहीं, मैंने सोचा बुक के अंदर ही आपको मार्क करवा देंगे। पहली बात तो गुडविल होती क्या है ये समझ में आया। अब गुडविल का वैल्यू क्यों कर रहे हैं? बच्चे ने पूछा सर इसका पार्टनरशिप से क्या लिंक है, समझिए बच्चों। ये बात बताइए, ये क्या था? मनवीर का जिम। क्या ये मनवीर अकेले चला रहे हैं? हो सकता है, अगर अकेले चला रहे तो प्रोप्राइटर हो गए। और इसके साथ अगर एक और बच्चा मिलके चला रहे, बताओ कौन? सिद्धार्थ। मनवीर और सिद्धार्थ मिलके जिम चला रहे हैं, पार्टनरशिप हो गई। बिजनेस तो वही है ना भाई, एग्जाम्पल वही है। आप इसको कंपनी के फॉर्मेट में लेके जाना, शेयर होल्डर बना दूंगा मैं इसको, ये पार्टनर चला रहे। अब एक और बंदा आता है बलराज, और बलराज कहता है मैं भी तुम्हारी पार्टनरशिप में हिस्सेदार बनना चाहता हूं। भाई मनवीर और सिद्धार्थ को 5 साल हो चुके हैं जिम चलाते हुए, इनकी मार्केट में एक रेपुटेशन बन चुकी है। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल भाई, बिजनेस को जितना लंबा चलाएंगे उतनी रेपुटेशन बनती है अगर ढंग से चलाया जाए। पता लगे जिम के साइड पे सिद्धार्थ खुद ही बर्गर लेके बैठे रहते काउंटर पे कह रहे खुद ही बर्गर लेके बैठे, कह रहे आप वेट लॉस करो हम करवाएंगे तो फिर तो हो गया काम। हाँ, अरे क्या बात, ये भी बिजनेस स्ट्रेटेजी है। ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, जिम है और उसके साइड पे ही हमने मैकडॉनल्ड्स खुलवा दिया, जिम से निकलो मैकडॉनल्ड्स होते हुए जाओ। देखिए क्या बात, ऐसे तो चल लिया बिजनेस। हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसकी जगह सुहान है, ठीक है ना। ऐसे तो बिजनेस डुबा देंगे, गुडविल क्या नेगेटिव गुडविल हो जाएगी, लोग कहेंगे यहाँ नहीं जाना। तो मनवीर और सुहान पार्टनरशिप में इसको चला रहे। बलराज कहते हैं भाई मेरे को भी तुम्हारे इस बिजनेस का हिस्सा बनना है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एडमिशन। कुछ याद आता है? अब मुझे बात बताइए, जब ये पार्टनरशिप अपनी ऑफर करेंगे कि भाई मेरे को भी पार्टनर बनना है, तो मनवीर और सुहान क्या बोलेंगे कि भाई हम 5 साल से मेहनत कर करके थक गए और तेरे को रातों रात बेनिफिट थोड़ी ना मिल जाएगा। हम तब से जिम चला रहे हैं जब पूरे 6 महीने भर 2 ही लोग आते थे, अब जाके 200 लोग हुए हैं। आप समझ पा रहे हैं? भाई स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में कौन जाएगा नए जिम में? इन्होंने लॉस, टेंशन, ये सारा कुछ सहा, तब जाके गुडविल बनी। 5 साल हो गए, तो ये कहेंगे ना कि भाई तेरे को अगर हिस्सा बनना है तो गुडविल का भी पेमेंट लेकर आ।
आप समझ पा रहे हैं? मैं ये नहीं सिखा रहा कि अभी अभी मैं क्या डिस्कशन कर रहा हूं कि गुडविल क्यों वैल्यू की जाए, कैसे की जाए वो भी अगला पार्ट आएगा, बट क्यों की जाए भाई, वो रातों रात बिजनेस का मालिक बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं मैं 1/3 शेयर 1:1 के पार्टनर बन जाएंगे, तो अगर ये बिजनेस 50 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 60 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं, सीधा इनकी जेब में 20 लाख आ जाएगा। 5 साल का बेनिफिट इनको एक ही बारी में मिल जाएगा। यही बात हो रही है ना भाई। तो ये दोनों क्या बोलेंगे कि अगर तेरे को पार्टनर बनना है तो हमारे हिसाब से इतनी गुडविल बनती है। अब गुडविल को वैल्यूएशन सिखाया जाएगा, ठीक है ना, गुडविल का वैल्यूएशन सिखाया जाएगा, तो इसका कुछ हिस्सा यानी कि 1/3 हिस्सा फॉर एग्जांपल लेकर आ। समझ पा रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा हो, वो बोलेगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, मुझे पैसा दो। बिल्कुल आना जाना लगा रहता है पार्टनरशिप में। तो यही तो आपका आगे जाके सिलेबस बनेगा। नीड फॉर गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन की नीड कब पड़ती है? चेंज इन पीएसआर चैप्टर 3, एडमिशन चैप्टर 4, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर 5 एंड 6। पार्टनरशिप बेचना चाहते हैं आप, नहीं है ये सिलेबस। एक डिसोल्यूशन आता है बट वो इससे लिंक नहीं है। 2 और मोर फर्म्स अमेलगमेट, अब ऐसा भी तो हो सकता है मनवीर, मतलब कोई कार होता है ना, 2 जिम्स मिलके एक नया चेन खोल देते हैं। When partnership firm is converted into company and so on, कोई भी रीजन हो सकता है। आपके सिलेबस में ये 3 रीजन से ही आपको समझ में आ जाएगा। आ रहे पार्टनर तो भाई पैसा लेकर आओ। अब सुहान कहते हैं कि भाई मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, मेरे को छोड़ के जाना है, तो कहेंगे ना कि भाई इतनी मेहनत करके बिजनेस खड़ा किया है, इसका गुडविल का हिस्सा मैं लेके जाऊंगा। मनवीर और बलराज को बोलेंगे तुम दोनों को तो बैठे बैठे पैसा मिलेगा, मुझे आज ही दो। समझ पा रहे हो ये बातें? ठीक है ना। फैक्टर्स इफेक्टिंग, अब गुडविल को क्या क्या इफेक्ट कर सकता है बच्चों? कुछ भी इफेक्ट कर सकता है। मतलब गुडविल किसी भी चीज की हो सकती है। मैनेजमेंट की, भाई मैनेजमेंट अगर किसी जगह का अच्छा है। लोकेशन बहुत मेजर चीज प्ले करती है किसमें? बिजनेस के सक्सेस या फेलियर में। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, 3rd जनरेशन तक जो बिजनेस है, समझ रहे? एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स एंड सो ऑन। कोई भी कारण की वजह से आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है मार्केट से ज्यादा, तो उसे बोलेंगे गुडविल, वो फैक्टर हो जाएगा। समझ पा रहे? क्वालिटी हो गया जैसे, कोई भी, आप समझ पा रहे हो? सिंपल एक्सप्लेनेशन चल रही है, ठीक है ना। अब गुडविल कितने तरीके का होता है आपके लेवल पे ये समझ लीजिए। अगेन इस पे 1 मार्कर आ सकता है। अभी तक तो थ्योरी चल रहा है। वैल्यूएशन, अभी तक बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं कि गुडविल होता क्या है, ये समझ में आना जरूरी है। इसके कुछ की फीचर्स वगैरह तो हो गए, चलो समझ में आ गए। आप इसका वैल्यू करते क्यों हैं, रीजन क्या है, वाई, वो समझ में आया। बलराज वाला एग्जांपल, बलराज आ रहे भाई जिनका पार्टनर बनना है मुझे, ठीक है ना। अब वैल्यू 2 तरीके का गुडविल हो गया, ये पढ़ाऊंगा और फिर हम पढ़ेंगे मेन कि गुडविल वैल्यू करी कैसे जाए, हाउ। मेन पेपर में ये आएगा, बट आपको लॉजिकली कनेक्ट होना चाहिए कि पढ़ क्या रहे हो, वरना तो मैं फॉर्मूला दे दूं हो गया आज ही खत्म हो जाएगा। बट उसके अंदर क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए कर क्यों रहे हो, उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए ना। 2 तरीके का गुडविल होता है बच्चों। देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, बताओ ये क्या था बच्चों? मन्नूज जिम, और इसके कौन कौन पार्टनर थे? मनवीर और सुहान, ठीक है ना। और यहां पे एक और जिम है, सिड्स जिम, और ये कौन है? सिद्धार्थ, ठीक है ना, ठीक है। अब बच्चों मुझे बात बताएं, 2 चीजें होती हैं। अब कोई बंदा सामने से ये बिजनेस खरीदने के लिए आ रहा है, एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, जैसे गोल्ड्स जिम कह रहा है कि भाई हमें आपका ये बिजनेस खरीदना है, या कोई और रीजन भी हो सकता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, कोई भी रीजन हो सकता है, बट सिंपल रखें तो गोल्ड्स जिम कहता है कि हमें आपका ये जिम खरीदना है। तो मनवीर और सुहान अपना दिमाग लगाते कहते हैं यार देखो हमारे एसेट्स मतलब डंबल हो गए, या वहाँ पे इक्विपमेंट्स हो गया, फर्नीचर हो गया, जो भी है वो
मान लो 10 लाख रुपए के हैं, बाहर वालों को लायबिलिटी देनी है फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए के ये हो गए। एक तो हमें आपसे कितना चाहिए 4 लाख रुपए, प्लस हमारी रेपुटेशन का भी एक्स्ट्रा पैसा दो। इतने बढ़िया तरीके से चला रहे हैं हम, समझ पा रहे हो ये चीज। तो गोल्ड जिम मान लो इनको 20 लाख रुपए इसके रेपुटेशन के देता है, तो कितने रुपए दे देता है टोटल 24 लाख, जिसमें से गुडविल का हिस्सा कितना हो गया 20 लाख। ये समझ में आया। अब ये पूरा जिम का नाम बदल के क्या हो जाएगा गोल्ड जिम, ऐसे होता है ना, इसकी ब्रांच इज अवेलेबल इन दिस सेक्टर ऑल्सो, ऐसे करके आ गया। ठीक है, अब गोल्ड जिम की बैलेंस शीट के अंदर क्या मैं गुडविल 20 लाख का लिखूंगा? यस यस। जब गोल्ड जिम की बैलेंस शीट बनेगी तो क्या इसमें गुडविल, ये 20 लाख का गुडविल भी दिखाई देगा? यस। इसे बोलते हैं बच्चों परचेज्ड गुडविल। क्या बोलते हैं? परचेज्ड गुडविल। कि सामने वाली पार्टी आपको गुडविल का पैसा दे रही है। पहले इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है ये बात। अब सिद्धार्थ इस बात से जेलस हो जाते हैं, सिद्धार्थ बहुत ज्यादा जेलस हो जाते हैं। अरे अरे तो पूरी शक्ल गायब हो गई इनकी। सिद्धार्थ बहुत ज्यादा जेलस हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सोचते मैं क्या करूं भाई, ये तो आगे निकल गए, इतना 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं, करते वरते कुछ नहीं है, मेरे से पीछे थे, मेरे से डाउट पूछते थे, मैंने बायजूस का रास्ता दिखाया इनको। बायजूस आता जाता नहीं था, मैंने पता है क्या करते थे 11वीं में, जो बच्चे 11वीं में, मैं क्वेश्चन देता था, साथ वाले कमरे में बिठाता था कि क्वेश्चन करो, तो ये भाई साहब क्या करते थे, बायजूस का आंसर खोल के टेप के फिर देते थे। हाँ ये वीडियो भी बनी हुई है इनकी। तो सिद्धार्थ इस बात से जेलस है कि भाई सारा कुछ मैंने दिखाया इनको, जिम का रास्ता मैंने दिखाया, मैंने सारा बिजनेस मॉडल दिखाया। और ये सिद्धार्थ कहते हैं हमारा भी बहुत रेपुटेशन है मार्केट में, हमारा 1 करोड़ का रेपुटेशन है। तो कहते हैं भाई हमारा जो है ना इक्विपमेंट वगैरह छोड़ो, गुडविल मेरी 1 करोड़ की है, ठीक है ना। अब 1 करोड़ की गुडविल है, ये खुद बोल रहे हैं, सामने से कोई ऑफर नहीं आया है इनको परचेज का। ऐसे गुडविल को बोलते हैं बच्चों सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। सामने से क्या कोई ऑफर आया? नहीं। बलराज ने भी नहीं बोला मेरे को तेरे साथ पार्टनरशिप करनी है, कोई कुछ नहीं, कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं, अपनी तारीफों में लगे हुए हैं। तो ऐसे गुडविल को क्या सिद्धार्थ अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि 1 करोड़ का गुडविल? नहीं। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, ऐसे तो मैं आज बोलूं कि भाई मेरे को बिजनेस करते हुए इतना टाइम हो गया, मेरी तो 50 करोड़ की गुडविल है, सेंस नहीं बनता जब तक आपको सामने से कोई बंदा पेमेंट नहीं कर रहा है या उसके पे करने के लिए तैयार ना हो। जैसे कभी अगेन शार्क टैंक का एग्जांपल लीजिए, कभी कभार कोई बिजनेस आ जाता है ना, कहता है हमारे बिजनेस का वैल्यूएशन तो इतने करोड़ है, फिर सामने वाले उसकी बेइज्जती मारते हैं। मतलब जो भी हो, जो भी, बट वो आप ये समझिए वो ऐसे बोलते हैं कि हमारा वैल्यूएशन इतना है, आप समझ रहे हो, जबकि वो सिर्फ सामने से पूछना शुरू करते कहते क्या रेपुटेशन है भाई, बिजनेस तो चल नहीं रहा तेरा। आप पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, पढ़िए, 2 तरीके का गुडविल होता है। परचेज्ड गुडविल, इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, इट इज एन एसेट फॉर द एंटिटी एंड इज शोन इन द बैलेंस शीट, AS 26 कहता है ये। दूसरी तरफ सेल्फ जेनरेटेड या नॉन परचेज्ड गुडविल, सिद्धार्थ वाली, दिस गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक, इट इज क्रिएटेड बाय द एफर्ट्स ऑफ द ओनर्स। भाई हम मानते हैं सिद्धार्थ मेहनत करते हैं जिम जाके मैनेजमेंट के अंदर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गुडविल रिकॉग्नाइज करते रहेंगे, बैलेंस शीट में लिखते रहो। फर्क समझ में आया? तो यही चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है। इसका मेन क्रक्स मार्क कर लीजिए बच्चों, परचेज्ड गुडविल AS 26 intangible assets prescribes that purchased goodwill may be recognized in the books of accounts। जैसे इन दोनों का जिम खरीदा, इक्विपमेंट वगैरह के अलावा इनको क्या और पेमेंट मिला? इनके नाम का, नाम हो सकता है, अगेन रेपुटेशन हो सकता है, अगेन लोकेशन हो सकता है, समझ पा रहे? एंड रिटर्न ऑफ एट द अर्लीस्ट बट विद इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। रिटर्न ऑफ बच्चों जब इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करते हैं, आपने पढ़ा होगा, इसे क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। कुछ याद आता है? ये 11th क्लास में आपने 1 लाइन में पढ़ा होगा,
एक होता है डेप्रिसिएशन, टेंजेबल एसेट्स, इंटेंजिबल्स के इसी को बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। ये समझ में आया। और दूसरा इसके फैक्टर्स बहुत सारे, अगेन ये अभी एग्जाम्पल में मत घुसिएगा, ये एग्जाम्पल ना आपको बुक 2 के अंदर मैं इशू ऑफ शेयर्स करवाऊंगा तब और ढंग से समझ में आएगा। अभी मत घुसिए इसके अंदर, इशू ऑफ शेयर्स के अंदर लिंकेज बैठता है इसका। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेस्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेज फ्रॉम नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर रनिंग बिजनेस possesses due to which it is able to earn higher profits। ये रहा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 intangible assets self generated goodwill is not recognized as an asset। क्या यहाँ तक थ्योरी गया दिमाग में? तो ये 1 मार्कर आपको याद रहेंगे। मेन आपको जो इसमें से क्वेश्चन आएगा स्टार्टिंग ऑफ दी सेशंस में वो यहाँ से आएगा, वैल्यूएशन में से। जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे ये चैप्टर अपना रेलेवेंस खो देगा। इनफैक्ट आपके स्कूल में ये 1-2 लेक्चर में निपटा भी देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, वो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, याद कर लो, पुट करो, खत्म है इसमें वही, बट उसका थोड़ा सा लॉजिक देने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो आपके कुल मिला के कितने फॉर्मूलाज बच्चों में यहाँ पे बना दिए हमने, ये देखिए, ये चार्ट है पूरा चैप्टर के अंदर, 1 2 3 4 5। इसमें से भी एक आधा आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं करवा के सारे भेजूंगा ताकि आपको याद रहे। तो आज हम किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहुंचे यहां तक हम? अब बोलो, ये पहले अकाउंट्स करेंगे आज। देखते हैं आज, लिखिए, देखो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर लिखिए गुडविल इज इक्वल टू अभी सिखाएंगे, अभी तो आज पहले यही सीख लेंगे, सिखाएंगे धीरे धीरे।
आइए स्टार्ट करें। दोबारा से बच्चों इधर देखते हैं। फटाफट से बताइए, गुडविल का मतलब क्या हो गया कि आपने कुछ मेहनत करी थी या कोई भी लोकेशन बिजनेस का एडवांटेज जिसके चक्कर में आपके पास भविष्य में भी बेनिफिट कंटिन्यूड रहेगा, इसे बोलते हैं गुडविल। आपने पुरानी मेहनत कर रखी थी जिसके चक्कर में भविष्य में भी आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, इसे क्या बोलते हैं? गुडविल। अब गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है? इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे पार्टनर आ रहे हैं जा रहे हैं तो बिजनेस बेचना है। दो तरीके का गुडविल हो गया, एक तो सेल्फ जनरेटेड, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, एक हो गया परचेज्ड गुडविल, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और राइट ऑफ भी करते हैं। यहाँ तक समझ में आता है? अब गुडविल निकाला कैसे जाए, इसके लिए सबसे पहला मेथड, सबसे सिंपल वाला, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसी के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। आइए, अब बच्चों मान लीजिए ये आज बताओ, ये बिजनेस का नाम क्या है? मनोज, ठीक है ना। अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें एडमिशन का एग्जांपल लें या सेल ऑफ बिजनेस का एग्जांपल लें। बिजनेस बेचने जा रहे हैं, मनवीर और सुहान पार्टनर्स हैं और दोनों मिलके क्या करने जा रहे हैं बच्चों? बिजनेस बेचने जा रहे हैं। मान लो किसको? गोल्ड्स जिम को, ठीक है ना। इनको अपना बिजनेस सेल करने जा रहे हैं और इनको अपनी गुडविल वैल्यू करनी है कि भाई गुडविल का भी पैसा चाहिए इनको, ठीक है ना। अब गुडविल वैल्यू करनी है तो गोल्ड जिम वाले और मनोज जिम के मैनेजमेंट यानी कि दोनों ओनर आपस में नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि गुडविल कैसे मैनेज निकाली जाए। तो ये जो तरीका है ये क्या बात करता है? ये कहता है पुरानी किताबें और ये हो गया फ्यूचर। भविष्य के अंदर तो कौन? गोल्ड जिम ही संभालेगा। तो गोल्ड जिम वाले कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप दोनों पिछले 4 साल का किताबें लेकर आओ। कितने सालों का? पिछले 4 साल की किताबें लेकर आ जाओ। हम निकालना चाह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज आपका 1 साल का प्रॉफिट कितना था। जैसे इन्होंने पहले जिम चलाया, पहले साल 2 लाख का ही प्रॉफिट हुआ, फिर धीरे धीरे इसके अंदर 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर धीरे धीरे इसके अंदर 10 लाख का, फिर अचानक ही कोविड आ गया बच्चों, कोविड में वापस 2 लाख का, या नेगेटिव भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लॉस हो गया हो, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके अंदर देखूं तो इनका कितना हो गया बच्चों? टोटल 20 लाख रुपए। और अगर इसका एवरेज निकालना हो तो कैसे निकलेगा? 4 से डिवाइड करके कितना हो गया? 5 लाख रुपए। समझ में आया? तो इन दोनों का
ऑन एन एवरेज एक साल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। मुझे बताओ हमने सिर्फ एक साल का क्यों नहीं लिया? हमने मतलब गोल्ड जिम वालों ने सिर्फ एक साल का क्यों नहीं लिया? क्योंकि ग्रोथ को देख सकते हैं। हो सकता है एक आधे साल बिजनेस स्लम पे रहा हो, बाकी साल ठीक रहा हो, जैसे कोविड अचानक ही आ गया तो उसमें गिर गया हो, फिर वापस उठ जाएगा। आज के टाइम पे लोग जिम वापस जाना शुरू हो गए हैं। दूसरा सवाल गोल्ड जिम वाले करते हैं कि भविष्य में कितने साल तक हमारे पास ये बेनिफिट रहेगा। पुरानी किताबें तो बनी हुई हैं, वो उसको लेकर आए, उससे कितना निकाला, एक साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, और भविष्य में ये कितने सालों तक बेनिफिट रहेगा इसका एक अंदाज़ा निकाल लिया जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल। तो फॉर एग्जांपल ये जिम वाले बोलते हैं कि भाई 3 साल तक ही ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, फिर वो हमारी मेहनत है, हम उसको कैसे मेंटेन करते हैं। जैसे कभी आप देखिएगा कुछ बिजनेस का जैसे मैनेजमेंट टेक ओवर होता है बहुत तेज़ी से गिर जाता है, और जैसे मैनेजमेंट टेक ओवर होता है अचानक ही बढ़ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दें तो नोकिया कंपनी, आपने नाम सुना होगा, नोकिया कंपनी 2006-7 तक डोमिनेटिंग कंपनी थी, एप्पल इसके आसपास भी नहीं होता था। फिर ये नोकिया कंपनी नीचे गई, 2011-12 के अंदर इन्होंने कोशिश करा वापस आने के लिए, 13 के आसपास 13-14 में लूमिया वगैरह आए थे, बहुत हैवी फोन्स थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं था, फिर से गिरा। आज के टाइम पे नोकिया वापस आना शुरू, रिवाइव करना कोशिश कर रहा है। इनकी बहुत सारी गलतियां रही थी, तो मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है अब इनकी सारी। हाँ समझ रहे हो? तो अचानक ही मैनेजमेंट चेंज होने की वजह से बिजनेस बूम भी कर सकते हैं, गिर भी जाता है बहुत बारी। बट यहाँ पे इन्होंने क्या निकाला कि 3 साल तक ये बेनिफिट मिलेगा, तो इन्होंने 3 साल से मल्टीप्लाई किया और 15 लाख रुपए का गुडविल निकाल दिया। मतलब अगर गोल्ड जिम को पूरा बिजनेस खरीदना है तो इनको 15 लाख रुपए दो और भेजो। क्या ये समझ में आया? हाँ जी। मतलब कैसे कैसे? चैप्टर का नाम क्या है बताइए। एक जिम नहीं चला लिया आपने, मतलब आप तो कह रहे सीधा एसेट वैसेट सब मतलब सिखाएं। गुडविल वैल्यूएशन सिखाया जाएगा आपके सिलेबस में, बस उतना ही, ठीक है ना। अब मुझे ये बात बताइए, समझ में आया? इसके अंदर कोई डाउट है? अब यही स्ट्रैटेजी बच्चों किसको समझ में आ गई? सिद्धार्थ। ये भी ठीक है। सिद्धार्थ ने बोला कि भाई मनवीर ने और सुहान ने अपना पैशन फॉलो किया, मैं भी अपना पिज्जा नहीं, आइसक्रीम पार्लर थी। चलो, तो इन्होंने पिज्जा पार्लर इन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे पिज्जा पार्लर चल रहा है, तो इसके ओनर कौन हो गए हमारे? सिद्धार्थ। अब इनके सामने भी ऑफर आया बच्चों, डोमिनोज ने बोला कि भाई हम आपका बिजनेस खरीदना चाहते हैं। पहले तो सिद्धार्थ बड़े उदास हुए, बताओ क्यों? कि अब खरीदना पड़ेगा पिज्जा, अभी तक तो अपना ही था। तो डोमिनोज वालों ने भी सेम बोला कि भाई सिद्धार्थ आप क्या करो, इसके अंदर से पिछले 4 साल का डाटा लेकर आओ, सेम। और इन्होंने बोला डोमिनोज वालों ने कि हम ये बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा, अगेन सेम 3 साल तक। तो सिद्धार्थ को ये स्कीम पहले समझ में आ गई थी कि भैया ऐसा होता है। तो इन्होंने कहा अरे यार ऐसा है, पहले तो इन्होंने पैसा कमाया, तो इन्होंने क्या किया, गुडविल के अंदर 3 साल से मल्टीप्लाई किया। ये 3 साल क्या है बच्चों? भविष्य में कितने साल तक बेनिफिट मिलेगा किसको, जो ओनर लेने जा रहा है। या अगर सिद्धार्थ भी कंटिन्यू करते हैं, इन्होंने इतनी मेहनत कर ली है, पिज्जा में तो R&D कर डाली है कि कौन से टॉपिंग सही रहते, कौन से क्या है, सब इनको पता है। तो इसके अंदर बच्चों क्या बात चल रही है कि 3 साल तक इनके कस्टमर रिपीट पे आते रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए इन्होंने क्या किया, इनको समझ में आ गया था कि पिछले प्लीज, अगर आपको सीधा चाहिए तो मैं सीधा फॉर्मूला पे लेके जा सकता हूँ, ऐसे बीच में कमेंट्स नहीं चाहिए, चलेगा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिद्धार्थ को समझ में आ गया था कि भाई पिछले 4 साल का प्रॉफिट लेना होगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पिछले 4 साल का प्रॉफिट लेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करके एक एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा।
तो सिद्धार्थ ने क्या किया, इन्होंने घपलेबाजी करी। जैसे 2 लाख, इनका कितना था, 2 लाख, 6 लाख और 2 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 2 लाख। अब ये कैसे निकाला होगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, अगर मैं ट्रेडिंग पीएनएल को इकट्ठे कर दूं, एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स, तो ही प्रॉफिट आ रहा होगा ना। तो सिद्धार्थ को समझ में आ गया था, इन्होंने क्या किया, ये वाली साइड बढ़ा दी, ये वाली साइड कम कर दी। तो क्या प्रॉफिट मैनिपुलेटेड तरीके से हाई दिखेगा या नहीं दिखेगा? सिद्धार्थ ने स्कीमें लगाई। सिद्धार्थ कहते हैं बाकी कहीं दिमाग लगे ना लगे, चीटिंग में दिमाग तो चलता ही। डबल कर दिया, डबल। अब पता नहीं ना भाई, आपकी हरकतें ऐसी निकलती हैं, बायजूस का रास्ता भी तो आप ही दिखाते हैं सबको। तो 40 लाख, 10 लाख का, तो इन्होंने बोला कि भाई मेरे को, अब ये सपने में सोच रहे हैं, कह रहे हैं वाह यार डोमिनोज वाले तो बेवकूफ़ है, 10 लाख इंटू 3, मैं 30 लाख का फायदा करूंगा। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ तक पहुंच रहे? तो सिद्धार्थ को यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या आपको लगता है वैल्यूएशन करने वाले उसके अंदर एडजस्टमेंट्स नहीं कर देंगे? मतलब उनको पता नहीं लग जाएगा कि इसके अंदर गड़बड़ है? यस। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगता है, ध्यान से समझे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया बच्चों, पिछले जितने भी सालों का डाटा लिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और भविष्य में कितने साल तक फायदा मिलेगा। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, ये टर्म नया है आपके लिए, और इसी के लिए फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, द ईयर्स फॉर विच द फर्म विल अर्न द सेम प्रॉफिट बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट। भविष्य के कितने साल हैं, जा रहे दिमाग में? अब सिद्धार्थ जैसे लोग घपलेबाजी करते हैं तो इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट होती है, तभी इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। जैसे अब बच्चों यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं। जैसे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन है, इसको ना उल्टा करते हैं, मैं ये माइनस वाला एग्जांपल समझाता हूं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जैसे सिद्धार्थ ने अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है, तो अगर वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दें और ओपनिंग की वैल्यू कम कर दें तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा। इतना समझ में आता है बेसिक लैंग्वेज में, बहुत बेसिक लेवल पे बात चल रही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो सिद्धार्थ अगर क्लोजिंग स्टॉक मान लो इनके पास पड़ा हुआ है 3 लाख रुपए, ये दिखा दे उसको 6 लाख रुपए क्रेडिट साइड, और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू गिरा दे, तो ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का वैल्यू ज्यादा दिखेगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। तो उस चीज को हमें माइनस करना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर सिद्धार्थ ने कर रखा है तो माइनस करो, या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कर रखा है तो उसको भी माइनस करो। इसका लॉजिक गया दिमाग में? लॉजिक गया? तो ऐसी और भी आइटम हो सकती है, जैसे कोई एबनॉर्मल लॉस। अब सिद्धार्थ से पूछा जाता है, या फॉर एग्जाम्पल पूछा गया कि भाई ऐसा क्या हो गया कि आपका सिर्फ प्रॉफिट 2 लाख का ही रह गया। तो हो सकता है बिजनेस में एबनॉर्मल इवेंट हो गया हो। एबनॉर्मल इवेंट बताइए, जैसे कोविड का, जैसे कोविड ईयर था तो उसके अंदर एबनॉर्मल इवेंट था, अचानक ही आए नहीं 2-3 महीने, ये हो सकता है बिल्कुल। या फॉर एग्जांपल बिजनेस में आग लग गई, हो सकता है। तो कोई भी एबनॉर्मल इवेंट के चक्कर में नुकसान हुआ, अब हर साल थोड़ी ना होता रहेगा, तो उसको ऐड बैक कर दिया हमने। आप समझ पा रहे हैं? लॉजिक जा रहा है? कोई ऐसा एबनॉर्मल गेन हो गया तो उसको माइनस कर दो, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि जो फायदा ऑन एन एवरेज पुराने सालों में हो रहा था वो भविष्य में भी होना चाहिए। डोमिनो यहाँ पे गोल्ड जिम वाले क्या कह रहे हैं कि 5 लाख का जो पुराने सालों में फायदा हो रहा है वो फ्यूचर में भी होना चाहिए, उसी का तो वैल्यू दे रहे हैं, भविष्य में जो होगा उसका वैल्यू दे रहे हैं ना वो। ये समझ पा रहे हैं? तो जो भविष्य में 5 लाख रुपए निकाला, इसके अंदर ना कई सारी चीजें प्लस माइनस होती हैं, और वो आइटम्स हैं ये सारी। हाँ जी, वो ना अभी आपको सारी चीजें समझाऊंगा मैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए कोविड का एग्जांपल या अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सब बोल रहा हूँ। क्या बताएंगे? ये सब कौन करता है? ये वैल्यूअर्स करते हैं। जब वो आपकी किताबें मंगवाएंगे, किताबों में कुछ तो लिखोगे कि बिल्कुल ही बोगस किताबें बनी होंगी,
नहीं नहीं, अगर जैसे ये केस देखिए, इसके अंदर अब हो सकता है कि इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया हो, तो वैल्यूअर्स अपने हिसाब से चलते हैं। आपने जैसे शार्क टैंक में देखा होगा, वो अपने पास ना डायरी रखते हैं, उसके अंदर अपना कुछ हिसाब किताब बना रहे होते हैं, हालांकि उनके पास वो P&L स्टेटमेंट नहीं होता। जैसे वैल्यूएशन के अंदर अगर मैं आपको बात बताऊं, वैल्यूएशन करने के लिए अलग लोग होते हैं, वो प्रॉपर इसका वैल्यू निकालते हैं, तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आके चेक करेंगे ना, वरना तो ऐसे पिज़्ज़ा पता लगे यहाँ पे पिज़्ज़ा चल ही नहीं रहा, ये इनका शॉप ये कह रहे हैं कि हमारी बहुत प्रॉफिट्स है, तो वो चेक करेंगे प्रॉपरली। तो आपके लेवल पे यही आइटम्स है, बस समझ में आ रही है बात। वैसे करने के लिए और भी चीज़ें चेक करते हैं फिर प्रॉपरली। जैसे शार्क टैंक के अंदर जब भी कोई डील होती है, उसके बाद उसका ड्यू डिलीजेंस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो बैक एंड पे जाके सारा चेक करते हैं कि भाई जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन वो पिचिंग कर रहे थे, वो ठीक कर रहे थे नहीं कर रहे थे। आप समझ पा रहे हैं? तो बहुत सारी कंपनीज को जब वैल्यूएशन इसका मिलता है, ऑफर मिलता है, तो ड्यू डिलीजेंस के अंदर उनका कैंसिल आउट हो जाता है कि वो कहते कुछ है, निकलता कुछ है बिजनेस में। समझ पा रहे हो? तो वो एक अलग चीज़ है, बट आपके लेवल पे इतना फॉर्मूला है, एक एक का लॉजिक धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बट अभी तक कहानी क्या समझ में आई कि हम गुडविल का कौन सा मेथड कर रहे हैं? पहला मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, जो भविष्य में भी होता रहे। इसका नाम क्या होता है बच्चों? एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो भविष्य में हम मेंटेन कर पाए। समझ पा रहे? इनटू व्हाट? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कितने सालों तक ये फायदा होता रहेगा। क्या दिमाग में गए वर्डिंग सारे? कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर है यहाँ तक? आइए इसका एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगेन ये सारा यहीं से फॉर्मेट्स वगैरह है। सारा, तारा, जारा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. They admit Dara into partnership from 1st April 2023 for 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. तो नया पार्टनर एडमिशन लेने जा रहा है. बलराज जब एडमिशन लेने आए थे, क्या इनको ऐसे ही बुला लिया कि आजा चल कल से बैठ जाइए दुकान में? कोई पैसा चाहिए पहले, ये जो नाम बनाया है उसका. For this purpose, goodwill is to be valued at twice the average annual profit of the previous 3 or 4 years, whichever is higher. गुडविल निकालने का इन्होंने तरीका बता दिया. इन्होंने बोला गुडविल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट. पहले तक समझ में आया? ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट. अब ये एवरेज प्रॉफिट कह रहे हैं पिछले 3 साल का लो या फिर पिछले 4 साल का लो. दोनों में से जोन सा भी हायर निकलेगा गुडविल, वो गुडविल एक्सेप्ट करें. नहीं जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी नहीं होता. हो सकता है कम आ जाए, हो सकता है कम हो जाए. लिखिए सिंपल इलस्ट्रेशन. द इलस्ट्रेशन टू गुडविल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट. लास्ट 3 years twice of 48 plus 30,300 plus 31,200 whole divided by 3, तो 300. तो ये बच्चों आपका एवरेज प्रॉफिट निकाल के समझ में आया. ये तो पुरानी किताबें मंगवाई, प्रॉफिट देखा, काम खत्म. क्या यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट आया? नहीं, ईमानदार है लोग. यहाँ दूसरा तरीका क्या था बच्चों? इन्होंने क्वेश्चन में लिखा था एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. $42,400 होल डिवाइडेड बाय 4. बताइए कितना कितना हो गया? पहले वाला
डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2b, और नीचे वाला वन लाख क्या किया है भाई, कैलकुलेशन नहीं हो रही है हमसे। पहले एवरेज कितना आ रहा है, फटाफट से करके बताओ बच्चों। कैसे से बच्चे मतलब मैं पहले इसको ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 3 करिए बच्चों। गलत बोल रहे हैं आप, कैसे हो सकता है? ये नीचे वाला और नीचे वाला, कोई बात नहीं प्लीज, नीचे वाला बताइए। तो इनमें से कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा, ये वाला, हायर ऑफ द टू लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो सिंपल कैलकुलेशन था, मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होनी चाहिए थी। आइए एक और क्वेश्चन कर दे, इलस्ट्रेशन नंबर 3। Hari and Krishan were partners sharing profits in the ratio of 2:1. They admitted Shyam for 1/5 share of profits. पहले लैंग्वेज तो समझ में आ रही है, अगेन इसके अंदर एडमिशन का केस है। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड, ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। बच्चों बताइए, हम यहाँ पे हैं, ये पास्ट है और ये फ्यूचर, तो पास्ट के कितने सालों की किताबें मंगवाई है, 3 या 4, 3 या 5? पास्ट के 5 सालों की किताबें मंगवाई हैं और भविष्य में कितने साल के लिए फायदा होगा, 3। तो ये लैंग्वेज से कंफ्यूज मत हो जाना, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। ये 3 years परचेज का मतलब क्या हो गया, पुराने साल, मतलब फ्यूचर के साथ, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कितने सालों तक फ्यूचर में फायदा होगा। और 5 years का मतलब पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट। अब अच्छा, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कोई गड़बड़ हो सकती है, बिल्कुल। जैसे ये देखिए, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट फॉर 14-15 के अंदर वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। मतलब इस 40,000 में 10,000 का नुकसान एबनॉर्मल नेचर का माइनस कर रखा होगा, डेबिट कर रखा होगा। क्या भविष्य में भी होता रहेगा क्या, हर साल आग लग रही है? नहीं, सेंस नहीं बनता। तो उसको क्या करना चाहिए, ऐड बैक। तो आपका यहाँ पे जब आंसर निकलेगा, इसका ना प्रेजेंटेशन भी आप इस तरीके से ही करके दिखाना पेपर में, जैसे इन्होंने कर रखा है कि ईयर प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट करके ये है एडजस्टेड प्रॉफिट। हाँ, लॉस भी है, शायद बीच में लॉस होगा ना। हाँ, ये देखिए 16-17 में लॉस है, बिल्कुल हो सकता है, बिजनेस में तो प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकता है। समझ पा रहे हैं चीज? तो आइए लिखते हैं, गुडविल इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years मल्टीप्लाइड बाय NYP, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये हो गया बच्चों 3 years। इसका बनेगा वर्किंग नोट, नंबर 1, ईयर एडजस्टमेंट, एडजस्टेड प्रॉफिट। तेरह 14, 14 15, 15 16, 16 17, 17 18। तो कितने कितने प्रॉफिट्स हो गए 50 40। इसका तो एडजस्टेड प्रॉफिट सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 40,000 प्लस 10,000 50,000। 75 25 नेगेटिव, 50,000। इन सबको ऐड अप कर देंगे, 2 लाख हो गया। डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स, 5 years, 40,000। एडजस्टेड प्रॉफिट क्या समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ बच्चों ये?